दो भाइयों की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, निरंजन अपने घर के बरामदे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी संतोष ने चाय देते हुए उनसे पूछा, आज आप अखबार ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम भी करेंगे? अब निरंजन जी कहते हैं, हाँ हाँ, आज की छुट्टी है पूरी तुम्हारी लिए, बताओ क्या काम करना है। संतोष कहती है, वो मैं सोच रही थी कि आज देवर जी के घर जाने की। निरंजन जी कहते हैं, क्या राकेश के घर? बोले, हाँ। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम जानती नहीं, अपना हिस्सा मांगने के लिए उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। बाबूजी के मरते ही उसे हिस्सा लेने की इतनी जल्दी थी कि वो 13वीं तक भी नहीं रुक सका। 13वीं से पहले ही उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। संतोष कहते हैं, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब इन सब बातों को काफी टाइम बीत चुका, 5 साल से भी ज्यादा हो गए। निरंजन जी कहते हैं, तो इन 5 सालों में वो एक बार भी क्या हमसे मिलने आया, या कभी फोन पर उसने कोई बात की? वैसे आज अचानक वहां जाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? संतोष ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब निरंजन जी बोले, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कोई काम ऐसे नहीं करती, सच सच बताओ, बात बात क्या है? संतोष कहती है, कल मुझे बाजार में उनके घर में काम करने वाली जो रूपा है वो मिली थी। वो बता रही थी कि अचानक अपनी जो काजल है उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई, और वो महीने में 2 बार उसे लेकर दिल्ली इलाज कराने के लिए जाते हैं और 1 सप्ताह तक वहीं रुकते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं। निरंजन जी कहते हैं, क्या हुआ काजल को? संतोष कहती हैं, रूपा को कुछ ज्यादा तो नहीं पता था। वो तो कह रही थी कि सारा पैसा बेटी के इलाज में ही लग गया। अब तो मकान बेचने की तैयारी चल रही है। मुझे भी कह दिया है कि तुम भी कहीं अपना और काम ढूंढ लो। ये सुनकर निरंजन जी असहज हो गए, घबराए से हो गए। बोले, इतना नालायक है, कुछ बता नहीं सकता? चलो, अच्छे में ना सही तो बुरे समय में तो खबर दे सकता था ना। उसकी तो नाक कट जाएगी मदद मांगने में। अब संतोष कहती है, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो सब पुरानी बातें, चलो एक बार मिलकर आते हैं। रंजन जी बोले, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दोनों राकेश के घर के लिए चल देते हैं, और जैसे ही दोनों राकेश के घर पहुंचते हैं, संतोष आगे बढ़कर वेल यानी कि जो घंटी थी घर की वो बजाती हैं। रंजन जी उनके पीछे खड़े थे। तभी जो उनकी छोटे भाई की बहू थी, मतलब वाइफ, वो गेट खोलती है, जिनका नाम था मधु। संतोष और निरंजन जी को देख सामने खड़ा देख कर वो एकदम से सक पकड़ा जाती हैं। उनकी आंखें छलक जाती हैं। एक टक देखने के बाद मधु कहती है, दीदी आप, और कहकर गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। संतोष, अरे रो क्यों रही है? देखो तुम्हारे भाई साहब भी आए हैं। मधु अपने आप को संभालते हुए निरंजन जी के पैर छूती हैं और दोनों को अंदर लेकर आती हैं। दोस्तों, अंदर आते ही दोनों दंग रह जाते हैं। घर का आधे से ज्यादा सामान गायब था। ड्रेसिंग रूम में जहां शानदार एक बड़ा सोफा होता था, आज वहां पर 2 प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी, और दोनों उन्हीं पर बैठ जाते हैं। निरंजन जी बोले, राकेश कहाँ है? मधु कहती है, जी वो काम पर गए हैं, मैं अभी उनको फोन करती हूँ, वो आ जाएंगे। मधु जल्दी से दोनों के लिए पानी लाती है और फिर किचन में जाकर चाय चढ़ा देती है। संतोष उसके पीछे पीछे किचन में ही पहुंच जाती है। किचन का हाल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर तो एक बड़ा सा फ्रिज था, माइक्रोवेव भी था, किचन में भी लगभग सभी सामान गायब था। संतोष, काजल कहाँ है? क्या हुआ उसे? मैंने सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मधु के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मधु कहती है, दीदी काजल को कैंसर हो गया है। न जाने हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिल रही है। दिल्ली से इलाज चल रहा है, सारी जमा पूंजी हम लगा चुके हैं। अब घर का सामान भी बेचकर उसका इलाज करवा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि इस मकान को बेचकर दिल्ली में कहीं किराए पर रह लेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। संतोष की आंखों से बह रहे आंसू देखकर दोनों आपस में गले लगकर रोने लग जाती हैं। और संतोष फिर कहती है, इतना सब कुछ हो गया और हमें आप बता भी नहीं सकते थे? इतना पराया कर दिया क्या तुम लोगों ने हमें? मधु कहती है, नहीं दीदी, मैंने तो कई बार कहा था इनसे, लेकिन ये बोले क्या मुंह लेकर जाऊंगा भैया के पास, पहले ही मैं उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर चुका हूँ। संतोष कहती हैं, हम घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छे में ना सही, बुरे वक्त में तो इकट्ठा हो सकते हैं ना। चिंता मत करो, अब आप सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मधु आंसू पोंछकर चाय बनाने लगी, तभी गेट पर घंटी बजती है। मधु ने गेट खोला। राकेश के अंदर आकर निरंजन जी के पैर छुए। उसे देखकर निरंजन जी अंदर तक हिल गए, यानी अपने भाई को देखकर। राकेश, जिसके चेहरे से हमेशा तेज टपकता था, रौबदार भरा हुआ चेहरा, शानदार कपड़े पहने बुलेट पर घूमने वाला उसका छोटा भाई, आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। पीला पड़ा चेहरा, गाल अंदर धसे हुए और बालों में भी सफेदी झलकने लगी थी। निरंजन जी कहते हैं, ये क्या हाल बना रखा है तूने भाई? इतना सब कुछ हो गया और मुझे बता नहीं सकता था क्या? राकेश बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। संतोष, देवरानी, आपने तो हमें पराया कर दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी थी? राकेश ने भाभी के पैर छुए और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही थी बस आप लोगों के सामने आपसे नजरें मिलाने की। जो मैंने आपके शायद साथ मतलब किया था, शायद उसी की मुझे आज ये सजा मिल रही है। रंजन जी बोले, नालायक हमेशा उल्टी ही बातें करता है। बचपन में तो हर बात अपने भाई से शेयर करता था, आज तुझे क्या हो गया? राकेश फूट फूट कर रोने लगा और अपने भाई के गले लग गया। निरंजन जी की आंखें भी नम हो गई। संतोष और मधु भी रोने लगी। निरंजन जी कहते हैं, चल कोई बात नहीं, ये बता काजल कहाँ है? मधु कहती है, भैया अंदर के कमरे में दवा खाकर सो रही है, मैं उसको अभी जगाती हूँ। संतोष कहती है, नहीं, उसे आराम करने दो। वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? राकेश कहता है, पता नहीं भाभी, इलाज लंबा चलेगा, बस यही बोल रहे हैं। रंजन जी बोले, तू चिंता मत कर, अब मैं देखता हूँ, तू उसकी सारी रिपोर्ट्स की कॉपी मुझे दे। संतोष कहते हैं, ये मकान बेचकर ये दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। तो निरंजन जी कहते हैं, नहीं, मकान नहीं बिकेगा, अब मैं सब संभाल लूंगा। तेरा दिल्ली में भी रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा, तू टेंशन अब बिल्कुल मत ले, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ खड़ा। राकेश हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है, भैया आज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। रंजन जी कहते हैं, वो तो तू हमेशा करता है, बचपन में भी शरारत तू करता था और मार मुझे पड़ती थी। ये कहकर निरंजन जी हंसने लगते हैं। रंजन जी कहते हैं, अब भी मैं तुझे बचा लूंगा, तो चिंता क्यों करता है? तभी मधु चाय लेकर आ जाती है और सब मिलकर चाय पीने लगते हैं। मधु, भाभी काजल उठ गई है। चारों काजल के कमरे में पहुंच जाते हैं। सामने पलंग पर कमजोर सी लड़की, आंखों में गड्ढे, मुरझाया चेहरा, एक टक सबको देख रही थी। संतोष, अपनी बड़ी मम्मी को भूल गई क्या बेटा? काजल को संतोष ने गले से लगा लिया। रंजन जी कहते हैं, मेरे शेर सा बच्चा कैसे आज बकरी सा बन गया? ताऊ जी के साथ रहता था तो कभी बकरी नहीं बनता। तेरा बाप तुझे कभी कुछ खाने को नहीं देता क्या? काजल, आप मुझसे मिलने नहीं आए ना, आपकी चॉकलेट नहीं मिली इसलिए मैं कमजोर हो गई। अब निरंजन जी बोले, तू ठीक हो जा, फिर तुझे हम अपने घर ले जाएंगे। सब मिलकर दोनों घर की ओर चल दिए। दोस्तों, घर पहुंचकर निरंजन जी गहरी चिंता में डूब गए। निरंजन जी काजल की रिपोर्ट लेकर उनके जो दोस्त थे एक डॉक्टर, उनसे बात करते हैं। वो उन्हें लेकर एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही डिस्कस करते करते वो एक सप्ताह बाद दोनों राकेश के घर वापस आते हैं। रंजन जी कहते हैं, सुन, मैंने तेरा सारा इंतजाम कर दिया है। अब काजल का इलाज दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में होगा और भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सरकारी अस्पताल के भरोसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। राकेश कहता है, लेकिन भैया उसमें तो बहुत खर्चा आ जाएगा, इतना पैसा तो अब हमारे पास नहीं है। रंजन जी एक बैग उसके आगे को सरका देते हैं और कहते हैं, ये 50 लाख है, मैंने अपने गांव वाली जमीन बेच दी है। राकेश और मधु की आंखें से टप टप आंसू बह रहे थे। राकेश कहता है, भैया ये आपने क्या किया? मैं तो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका हूँ, अब आपने भी अपना हिस्सा बेच दिया। तभी निरंजन जी कहते हैं, जब बात अपने बच्चे की हो तो सब कुछ फीका लगता है। तू बस अब जाने की तैयारी कर, मैंने वहां तेरे रहने खाने का सब इंतजाम कर दिया है। ये 50 लाख है, अगर कम पड़े तो घबराना बिल्कुल मत, मेरे पास और भी पैसे हैं, मेरे पास कुछ सेविंग भी है। दोस्तों, ऐसे ही इलाज शुरू हो जाता है और 6-7 महीने बीत जाते हैं और काजल अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आज काजल घर आ रही थी। रंजन जी और संतोष ने पूरे घर को सजवा दिया। काजल जैसे ही घर आई उसका जोरदार स्वागत किया गया। राकेश और मधु जैसे ही घर के अंदर आए वो चौंक गए। पूरा घर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी बनवाया हो। नए सोफे, किचन में बड़ा सा फ्रिज, सब पहले जैसा। राकेश रोते हुए अपने भाई के गले लग गए। रंजन जी, मैंने कहा था ना भाई, सब ठीक हो जाएगा। मधु, भाभी आपने ये सब क्यों कर दिया?
आपका कर्ज हम अब कैसे चुकाएंगे? संतोष, पागल, घर वालों पर कोई कर्ज नहीं होता। हमारे रहते हुए मेरा भाई कष्ट में रहे, मेरा भाई कष्ट उठाए, ये नहीं हो सकता। सबने मिलकर काजल से केक कटवाया। तभी वहां रूपा भी आ गई, जो उनकी काम वाली थी। संतोष कहती है, इसे मैंने बुलाया है और आज से ये यहीं पर काम करेगी। चिंता मत कर, इसकी पगार मैं दे दूंगी। राकेश कहता है, नहीं भाभी, अब मैं और पूरी मेहनत से काम करूंगा और संभाल लूंगा। तभी दोस्तों निरंजन जी और संतोष उनसे विदा लेते हैं, कहते हैं ठीक है, अब आप आराम से रहो, हम भी अब अपने घर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर परिवार फूट पड़ जाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन अगर परिवार एक साथ खड़ा हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।